आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो रिएक्शन काइनेटिक्स जो है उसके हवाले से चैप्टर है और हम ये देखेंगे कि आज इसके एमसीक्यूज़ जो है एमडी कैट के अंदर से या ई कैट के अंदर या एनएमडी कैट के हवाले से कौन सी इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखें कि हमारे पास इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना आपको सबसे पहले लेक्चर लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लेक्चर नहीं लेंगे, इस चैप्टर को अंदर से स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ हैं वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकेंगे। उसके लिए आपको डीपली लेक्चर लेना बहुत ज़रूरी है और तभी और इसको स्टडी करेंगे ओवरऑल तो तब आपके कंप्लीट एमसीक्यूज़ होंगे। जी स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ आ करेक्ट अबाउट द रिएक्शन आयरन इज़ नॉट 100% प्योर। हमें इससे क्या लेना देना, हमें पता है आयरन 100% प्योर नहीं है, तो आयरन को क्या हुआ है, रिएक्शन के मुताबिक आयरन का जो रिएक्शन है वो कौन सा हो सकता है। तो ये पहले ही पेज का क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन 3 तरह का होता है, मॉडरेट, फास्ट एंड स्लो। तो रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी स्लो होता है, तो बी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद विच इज़ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ यूजुअली एज अ स्लो, वो कौन सा हो सकता है, ऑर्गेनिक, क्योंकि वो क्या होते हैं, कोवलेंट। कोवलेंट नेचर के स्लो होते हैं, आयोनिक तेज़ होते हैं। केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारे पास, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, जो रिएक्टेंट हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होते हैं, एज अ एनर्जी इज मोर देन इक्वल टू ई ए। यानी थर्ड एमसीक्यूज के अंदर अगर हम बात करते हैं, वो कहता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अफेक्टिव कोलिजन इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये डेफिनेशन से अगर आपको पता चल जाएगा, उसके लिए हमारे पास उनकी अफेक्टिव कोलिजन होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, कहता है इंक्रीज द रिएक्शन एज अ रेट ऑफ एज रिजल्ट इंक्रीज द टेम्परेचर फ्राम 10K टू 100K। अगर हम इसकी बात करते हैं 10K टू 100K की, तो देखें हमारे पास जो रिएक्शन है ना वो 10K से लेके 100K तक जा रहा है। मतलब 10K तो हो गया ना, अब 10 से लेके 100 तक अगर वैल्यू को काउंट करें तो वो 9 बनती है 10 के अलावा। तो वो 9 यानी ओवरऑल इसकी जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो हम वो कैसे फाइंड करते हैं, लाइक रेट ऑफ रिएक्शन है ना 2 की पावर n है, तो ऐसे फाइंड करते हैं। तो 2 की पावर कितनी लगाएंगे, 9। जब हम 9 लगाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसका आंसर आ जाता है हमारे पास 512। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज अ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका कितना आएगा आंसर, तो वो इंक्रीज आएगा जितना हमारे पास कंसंट्रेशन। देखें हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डिपेंड ही इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे करता है। तो जितनी हमारे पास यानी मोस्टली वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, तो रिएक्टेंट पता होंगे तो प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन इस पर इंक्रीज़ होगी, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमारे पास वो कहता है द रेट लॉ विच इज़ द फॉलोइंग डाटा, इसके मुताबिक बताएं। देखें पहला हमने इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी बात कर सकते हैं। पहला है उसमें अगर देखें वो एक चीज़ है लाइक मतलब ए और बी है, ए हमारे पास 0.1 है, बी भी 0.1, तो उसका आंसर ये आता है। अगर हम ए को डबल करते हैं ना तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। अगर हम बी को डबल करते हैं तो तब भी डबल हो जाता है। अगर हम दोनों को डबल करते हैं तो वो हमारे पास रिएक्शन डबल से मज़ीद डबल हो जाता है, यानी ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा करने से आपका जो प्रोडक्ट है वो डबल होता है। एक की भी किसी एक की भी दूसरे की करें तो तब भी डबल होता है, तो इसका मतलब दोनों की कर देंगे और हमारे पास जो है पहले की गुना जो है हमारे पास 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है ए, इसका ऑप्शन ठीक है कि कंसंट्रेशन ए रिएक्टेंट और बी, यानी इसमें जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 6 के हवाले से, तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड आता है। सेकंड ऑर्डर में ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन ली जाती है। उसके बाद कहता है रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ आयन। आयन किस में होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड में। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये केमिकल जो फिजिकल मेथड है ना उनको अगर आप स्टडी करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, मेथड जिसमें आप मालूम करते हैं डिल्यूशन, उसे डिलेटो मेथड कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं हमारे पास अगला मेथड विच इज़ रेट, हम डिटरमाइन करते हैं एप्लीकेबल द रिएक्शन वेयर आर द चेंज आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये रिफ्रैक्टोमेट्री मेथड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की या केमिकल रिएक्शन में, इन विच आर रेट रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या होता है, इक्वल टू द यूनिटी। मतलब ये कि ये जो क्वेश्चन आपके पास 10 है ना, तो ये हमारे पास
स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन है जो बुक में एज इट इज़ एज लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे जब हम जाते हैं यूनिट पे, तो यूनिट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या क्या होता है, तो ये आप लोगों को फाइंड करना आना चाहिए। हमेशा याद रखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट कैसे फाइंड करते हैं, और ये लेक्चर से है हमारे पास। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो ऊपर हम लिखते हैं जो यूनिट मोल, ठीक है, डेसीमीटर पर क्यूब, और ऊपर आ जाता है पर सेकंड, और उसके नीचे हम कंसंट्रेशन अगर एक ही लिखते हैं तो इसीलिए हमारे पास जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है वो वही होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन का, और फर्स्ट ऑर्डर का सिर्फ जस्ट पर सेकंड होता है। सेकंड ऑर्डर का ये ऑप्शन जो है हमारे पास डी ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है ना हमारे पास वो बिकेम फर्स्ट ऑर्डर व्हेन, वो कब बनेगा, जब हमारे पास उसके अंदर कोई भी दो मालिक्यूल होते हैं ना सेकंड ऑर्डर में, ए और बी, कोई एक वाला जो लार्ज एक्सेस में हो जाए तो उसको सिर्फ एक काउंट होगा, दूसरा काउंट नहीं होता। जो ज़्यादा में हो जाता है उसको हम नहीं काउंट कर सकते, लाइक जैसे ऑक्सीजन वगैरह, इस तरीके से पानी। अच्छा, उसके बाद है 13 में हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर के मुताबिक जो CCl4 है ना वो 2.5 और लगते हैं। देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड को अपना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं, और अगर ये 10 घंटे तक काम करता रहे तो 160 टोटल लगते हैं। तो कितना आंसर आएगा। देखिए अगर उसकी हाफ लाइफ की बात करेंगे ना तो इस क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसके अंदर ना एक फार्मूला लगता है, उस फार्मूला का नाम ये है टोटल टाइम बाई हाफ लाइफ। टोटल टाइम कितना है हमारे पास 10 घंटे, और हाफ लाइफ पहली कितनी है 2.5, डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है 4। तो अब हमारे पास जो CCl4 है ना उसका फर्स्ट ऑर्डर जो है ना उसका वो कितना है हमारे पास उस वक्त 160 है। उसके 4 पहले डिवाइड हिस्से बना ले। अब 4 हिस्से बनाते तो 160 किस में जाएगा 180 में, ठीक है, फिर उसके बाद जाएगा 40 में, फिर 20 में। अब ये तो हो गए 4। अब उसने क्योंकि पूछा हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की जो हमारे पास वो कितनी है 2.5, कितनी है 2.5, 30 डिग्री में, और आफ्टर 10 और के साथ 10 और में 4 आफ्टर की बात है। अब 10 घंटे में तो उसकी पहुंचती है 20 तक, यानी 4 हिस्सों में पहुंचती है। तो लेकिन अगर हम उसकी बात करें आफ्टर क्या होगी तो वो 20 के बाद 10 आंसर होगा, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। अगर 14 की बात करते हैं हमारे पास तो इस क्वेश्चन में आ जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द हमारे पास अथाइल एसीटेट। अगर आप इस ऑर्डर की बात कहते हैं तो जब भी हाइड्रोलाइसिस पानी की बात आ जाए तो उसे पिसेडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और ये बी ऑप्शन ठीक है। अगला है 15 ए और +2 बी की तरफ जाएं तो कौन सा ऑर्डर होता है, और ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होता है। क्यों होता है 15 MCQs के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जो सेकंड ऑर्डर की अभी बात मैंने बताई है कि जो कंसंट्रेशन होती है ना हमारे पास वो सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ द रेट लॉ 2। तो हमारे पास यहाँ पे इस ऑप्शन के मुताबिक अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 क्यों आता है, क्योंकि अगर हम इस रेट कांस्टेंट को देखें ना ए और बी तो ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। 1 और 1 क्या हो गया था 2। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 16 ए से बी तक जाता है और रिएक्शन डबल हो जाता है व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज 4 टाइम। तो क्या होगा ऑर्डर, देखें हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर n। अगर 2 की पावर n कहते हैं तो हमारे पास वो है, अगर रिएक्शन उसने खुद कहा डबल यानी 2 की पावर n, और अब हम दूसरी तरफ इंक्रीज 4 टाइम तो हम 4 की पावर n लाइक, मतलब हम ऐसे करते हैं 2 है ना, 2 उस वक्त है जब हमारे पास इधर हमारे पास हम क्या ले लेते हैं 4, एक तरफ 2 है एक तरफ 4 है। अब जो 4 है ना उसका अगर हम स्केयर बनाए तो 4 बनता है 2 की पावर 2, तो वो क्या बन जाएगा था 2 की पावर n। तो हम इधर लिखेंगे 2, इस साइड पे लिखेंगे 2 की पावर 2n, यानी 2 मतलब 4। अच्छा, अब हमारे पास जो 2 की पावर 2n है तो इसका मतलब है जो इसकी पावर 1 है इसकी पावर कितनी है 2n इज इक्वल टू 1, और n इधर रहेगा 1 डिवाइड हो जाएगा 1/2, आंसर हाफ आएगा। 17 MCQs में वो कहता है कि अगर आपकी जो ऑर्डर है ना वो डबल हो जाए और इंक्रीज करके वो 4 टाइम फैक्टर आए, फैक्टर उसका 4 आए, तो कंसंट्रेशन का आप बताएं कि क्या होगी उसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर इफ द फैक्टर इज 9। देखें इस आंसर को निकालने के लिए बड़ा एक तरीका आसान है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। 17 क्वेश्चन को हल करने के लिए ना एक बात याद रखें कि जो फार्मूला है ना उसके मुताबिक हम ये देखते हैं कि अगर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डबल आ रहा है तो लाइक डबल से मुराद हम क्या लिखेंगे, लाइक k इज इक्वल टू a की पावर स्केयर, a का यानी n की पावर का जैसे स्केयर होता है ना 2 की पावर n वैसे। अब 2 की पावर n लेते हैं तो हमारे पास क्योंकि 2 की पावर n लेना है, अच्छा तो उसके लिए हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टर जो है वो कितना दिया है हमारे पास, फैक्टर हमारे पास क्वेश्चन में है कितना
फैक्टर हमारे पास 9 है, तो 9 कब आएगा, उसका 9 फैक्टर का हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि जब हमारा ऑर्डर होता है ना 2 की पावर 1, उस वक्त ऑर्डर कितना आ जाता है 2। 2 की पावर 4 तो हमारे पास आंसर आता है 2 की पावर 2, तो फिर आंसर आता है 4, और 2 अगर 3 की पावर 2 तो हमारे पास 9, इस तरह 4 की पावर 2 तो 16। तो अब 3 की पावर 2 होता है 9, तो 9 तो हमारे पास आंसर आता है, और 9 उस वक्त आंसर आता है जब हमारे पास क्या हो, क्वेश्चन का फैक्टर जो हो वो क्या हो, हमारे पास पावर में 2 हो, यानी 3 की पावर 2 हो तो 9 आंसर आता है। तो इसमें आंसर नंबर बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अगला क्वेश्चन, कहता है कि कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की इंक्रीज होती है अगर 8 टाइम बढ़ती है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन ओनली 2 टाइम। इसको साबित करें, देखिए बड़ा सिंपल है। अगर उसका 8 टाइम है 8, दूसरी तरफ क्या 2, तो 2 रख दो। अब इसको कंपेयर कर लो, 2 की पावर कितनी होती है 3, इधर आता है 2 से कंपेयर, और 3 किसके कंपेयर 1 से, 3 इधर 1, 3 के साथ n लगा दो फाइंड करने के लिए, n को डिवाइड कर दो तो 1/3 आ गया। 19 क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है रेट लॉ विच हमारे पास इस यूनिट के मुताबिक कौन सा आंसर आता है। देखिए कि अगर कंसंट्रेशन बोथ ए एंड बी की आर इंक्रीज कर दी जाए। अब हमारे पास 19 क्वेश्चन के मुताबिक ये जो आपकी इक्वेशन है ना, जिसमें ए के स्केयर और बी की लिखा है, इसी के मुताबिक देखो ए का स्केयर मतलब 2 का स्केयर, बी का स्केयर मतलब बी का मतलब सिर्फ 2, डबल करनी है ना, कंसंट्रेशन डबल का मतलब 2 होता है ना। अब ए का जो 2 का स्केयर है, ए की जगह तो हमने 2 लिखा, स्केयर की जगह पे स्केयर आ गया, और बी की जगह भी 2 लिखा। तो अब अगर मैं कहता हूँ ए की कंसंट्रेशन 1 है, बी की भी 1, तो 1 आना था। अब डबल का मतलब 2 आ गया। तो इसी फार्मूले में के सी की वैल्यू पुट की और हमने स्केयर ले लिया, और ये 8 आंसर आया। 20 MCQs पे आ जाते हैं। 20 में वो कहता है कि अगर बताएं कि अगर हमारे पास बोथ कंसंट्रेशन जो इस रिएक्शन में है वो बोथ रिएक्टेंट की इंक्रीज हो 8 टाइम, 8 दफ़ा बढ़े, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन उन दोनों की हमारे पास वो कहता है ओनली बी आ सिंपल डबल, सिर्फ डबल हो, तो कौन सा आंसर ठीक है। देखिए हमारे पास डी ऑप्शन क्यों ठीक है, इसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है थर्ड क्यों बनता है, उसकी वजह यह है कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड। अच्छा, इसकी मैं आपको एक रीज़न बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे हम देखें ए की पावर स्केयर और इधर बी है हमारे पास, और कंसंट्रेशन वो कहता है हमारे पास 8 टाइम आनी चाहिए, 8, ठीक है, हमारे पास 8 टाइम आए, और वो एंड डबल इनिशियल कंसंट्रेशन ओनली एज अ बी, यानी हमारे पास ए और बी है, ए और बी में डबल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, दोनों की डबल कर दो, इंक्रीज विद द रेट ऑफ 8 टाइम, और वो करते हुए तो वो 8 टाइम हो जाती है, एंड डबल ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ आएगा, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ओनली बी, सिर्फ आपने बी की इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करनी है फॉर अ रिएक्टेंट ए तीसरा। अगर आप सिर्फ बी की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो आपका उसके मुताबिक अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम फाइंड करते हैं तो वो कहता है कि देखें आप क्या जो ए है ना रिस्पेक्ट के हवाले से ए, तो हम ए को अगर देखते हैं ना, ए को, तो ए की क्योंकि 2 है साथ बी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड बनता है। लेकिन अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो वो किस हवाले से है, हम सेकंड ऑर्डर के हवाले से बात करते हैं कि वो कहता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ बी। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगा इज फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारे पास ए का स्केयर हो या बी है तो ओवरऑल आंसर इसका ये वाला ठीक बनता है। तो जिनमें दोनों की बातों को काउंट किया जा सकता है, फर्स्ट के वाले से भी सेकंड के वाले से भी। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास 2x + y और प्रोडक्ट आ जाए। इसके देखें ये पिछले क्वेश्चन की सेम नोयत का है, ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है 21। मैं अगेन बता देता हूँ, जब कोई एक चीज़ लार्ज सक्सेस में ली जाती है ना, मतलब पिछला क्वेश्चन आप वापस आ जाए, देखें एक चीज़ आप डबल ले रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में लार्ज एक्सेस में ले रहे हैं, तो फिर हम दूसरे को ऑर्डर काउंट करते हैं, और अगर जो चीज़ कम होती है उसको हम काउंट करते हैं, लार्ज एक्सेस वाली को काउंट नहीं करते। तो 21 क्वेश्चन के अंदर जिसमें आपका आंसर नंबर फर्स्ट क्यों आ रहा है, तो वो बताता है देखें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक एक्स और वाई है। एक्स को आपने 2 कर दिया, लेकिन आपने कहा इधर देखिए कंडीशन लगाई एक्स इज़ लार्ज, एक्स जब लार्ज हुआ तो काउंट कौन सा हुआ, वाई, एक्स नहीं काउंट होगा क्योंकि वो एक्सेस में चला गया। तो ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ वाई कितने हैं, 1, तो हमारे फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट आगे कहता है हाफ लाइफ के मुताबिक हमारे पास जीरो ऑर्डर क्या होता है। तो ये जिन लोगों ने लेक्चर लिया होगा उन्हें पता होगा कि फाइंड, अगर हम देखें NO2 है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर की आंसर जो होता है ना, लाइक अगर 1, तो एक फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ T/1/2 = A की पावर n-1, 1 - 1 क्या होता है 0। अगर A की पावर 0 आ जाए हाफ लाइफ के मुताबिक तो उसका आंसर आता है 0.69 की। अच्छा, उसके बाद
23 में कहता है हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर का क्या आता है ये। आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, आप ये याद रख लें। इसके लिए ना आप लोग अपने बुक में हाफ लाइफ निकाल लें, जहाँ पे लिखा हुआ है हाफ लाइफ, जो हमारे पास मेथड या हाफ लाइफ जहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, उसके लिए ना आप लोगों को मैं ये एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को ये याद रहेगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 25 के सामने मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया कि 0 होगा ना तो a/2k होगा, अगर 1 होगा तो 0.693/k होगा, अगर 2 होगा तो 1/k होगा, और अगर 3 होगा तो 1.5k होगा। तो ये 3 वैल्यू हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर ऑफ हाफ लाइफ के हवाले से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, कहता है क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास हाफ लाइफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। ये सारे आपको एमसीक्यूज तभी समझ आ सकते हैं, साथ में मेंशन ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको साथ साथ हर टॉपिक का हर जो है ना बुक का साथ देखना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अच्छा, ए इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट एज अ nth ऑर्बिटल कैसे, ये मैंने साइड पे फाइंड भी किया हुआ है। ए की पावर 1/2 ए की पावर n-1 होता है। n के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले तो ये कहता हूँ मैं an-1 को ऊपर ले जाता हूँ। जब हम कहते हैं a 1/2 n फाइंड करना है तो माइनस हम इधर करते हैं n और इजिकल टू -1, तो -1 करने से क्या होगा, n तो -1 हो जाता है और a जो -1 था वो प्लस हो जाता है। इसका मतलब a की पावर क्या बन जाती है, n इधर चला जाएगा तो माइनस और प्लस शुरू में 1 -n होगा, यानी a की पावर होता है 1 - n, तो ये आंसर बनता है 1 - n, बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया n+1, बेसिकली -n और +1 है, और आंसर में हो जाएगा 1 - n। क्वेश्चन है जी हमारे पास 26 में वो कहता है कि आपके पास 14 सेकंड है हाफ लाइफ, और टाइम आपको चाहिए रिक्वायर्ड टू इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस के लिए 1/8 के लिए। उसके लिए क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है, हमें 2 की पावर n होती है, 8 के लिए हमारे पास 2 की पावर 3 आएगा, तभी 8 आंसर आता है। तो इसके लिए हमारे पास, क्योंकि हमें अब 8th आता है 2 की पावर 3 से, और 3 आंसर आ गया, और 3 को हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेथड है, हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट के अंदर अगर आप उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हाफ लाइफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द हाफ लाइफ, और 14 हमारे पास उसने टाइम दिया हुआ है हाफ लाइफ, और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 420 हमारे पास 14 जो है बनता है, 14 × 3 तो 42 बनता है, 42 सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 27 में ये जो ऑर्डर है ये जीरो ऑर्डर का यूनिट लिखा हुआ है, कुछ भी हो, कहता है रेट क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, तो हम यूनिट से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं जीरो ऑर्डर। एक्टिवेशन एनर्जी के वाले से 29 एमसीक्यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो 29 में हम ये देखते हैं हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से वो क्या होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखें इसमें 2 ग्राफ हैं आपकी बुक में बने हुए 29 में, कि अगर तो हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो, कम, प्रोडक्ट की कम, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास एक्सोथर्मिक का, और अगर रिएक्टेंट की ज़्यादा हो और रिएक्टेंट की कम हो, प्रोडक्ट की ज़्यादा हो एनर्जी, प्रोडक्ट की ज़्यादा होने वाली एनर्जी को हम कहते हैं वो एंडोथर्मिक है, और प्रोडक्ट की कम हो तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। उस हवाले से अगर हम पढ़ें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के हवाले से वो क्या कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के दरमियान हम चेक करते होते हैं। 30 एमसीक्यूज़ में अगर हमारे पास देखें तो इसके मुताबिक हमारे पास एक्सोथर्मिक में क्या होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन, और एक होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिवर्स। हमेशा हमारे पास रिवर्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, फॉरवर्ड की क्या होती है कम। हम इसे फॉरवर्ड जब कर रहे होते हैं उस वक्त एनर्जी के हवाले से कहता है रेट ऑफ EF और ER एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स, विच ऑफ द रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कौन सा है, देखें क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना एक फार्मूला यूज़ होता है। वो फार्मूला क्या है कि EA यानी रिवर्स इज इक्वल टू ई, हमारे पास EA, ये मैंने नीचे वाले के लिखा होगा, ये देखें एंड पे, पेज के एंड पे, ये देखें ये फार्मूला यूज़ होता है। उसने इसकी वैल्यू दी हुई है 15, उसकी दी हुई है 5, उसको माइनस करें तो 10 आंसर आ जाता है। EAR होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस डेली एनर्जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास 29 के बाद 30 हमारे पास हो गया, और इसके बाद 30 में हमने देख लिया फॉरवर्ड। 30 MCQs के बाद हमारे पास ना एक चीज़ आ जाती है, तो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, अगर हमारे पास 30 MCQs हो चुका है हमारे पास, और 31 MCQs है। 30 MCQs के हवाले से जो हमारे पास ये 10 आंसर आया ना, हम इसको कैसे आया, तो ये मैंने आप लोगों को एक फार्मूला शेयर कर दिया है। अब उस फार्मूला के मुताबिक तो हमारे पास ये आंसर आता है कितना, 10।
अब अगर हमारे पास 10 तो आंसर आ गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन ये है कि फारवर्ड कौन सा होगा, रिवर्स कौन सा होगा, ये चीज़ हमने देखनी है। तो इसमें एक चीज़ है हमारे पास कि अगर ई आर, अब ई आर और ई एफ क्या है, तो ये आपको जो 30 MCQs में ई आर है ना, तो वो आपके पास बेटा यहाँ पे मेंशन है कि ई आर क्या है, रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स, ई एफ क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इन दोनों के अंदर ना एक स्टेटमेंट बोलने लगा हूँ, वो आप लोग याद रख लीजिएगा कि हमारे पास जो रिवर्स और फॉरवर्ड के हवाले से वो ये कहता है कि जो एक्सोथर्मिक होता है ना, एक्सोथर्मिक क्या बेटा, एक्सोथर्मिक, उसमें जो एनर्जी एक्टिवेशन की होती है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन की, वो लेस होती है हमारे पास, वो क्या होती है, लेस होती है देन द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जो बैकवर्ड में आता है। और एंडोथर्मिक में जो एनर्जी होती है ना एक्टिवेशन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो ग्रेटर होती है देन द एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड। देखें रिएक्शन दो तरफ जाता होता है इक्विलिब्रियम में, फॉरवर्ड और रिवर्स। एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड वाला कम होता है और रिवर्स वाला ज़्यादा होता है, और एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में क्या होता है, फॉरवर्ड वाला ज़्यादा होता है, फॉरवर्ड आगे को, चाय आगे को बनती है, और रिवर्स वाला क्या होता है हमारे पास, वो कम होता है। तो ये एक कंसेप्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 31 मैंने अभी आपको बता दिया, वो इसी से रेलिवेंट था, उसका आंसर कैसे 10 आया। उसके बाद 32 MCQs है जी हमारे पास। 32 MCQs में है, कहता है कि अगर इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए है, इसमें डी ऑप्शन ठीक है। उसमें वो एक बात कहता है सब में अफेक्टिव कोलिजन होने चाहिए तभी बॉन्ड बनता है, अदरवाइज इनअफेक्टिव से बॉन्ड नहीं बनता। 33 में अभी मैं आप लोगों से बताया कि एनर्जी जो है हमारे पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स आर क्लोज टू एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, इट मीन्स डैट, तो वो हमारे पास एक्सोथर्मिक है और फास्ट है। क्यों? 33 MCQs के मुताबिक अभी आपसे एक चीज़ मैंने शेयर की है कि लाइक हमारे पास एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में अगर रिवर्स या फॉरवर्ड होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है। 34 में हमारे पास ना एक चीज़, हम ये सामने मैंने ग्राफ बनाया है कि एक्सो के अंदर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी प्रोडक्ट की, और रिएक्टेंट की हमारे पास क्या होती है, का एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। और एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी जो होती है कम और प्रोडक्ट की ज़्यादा। अब इसके मुताबिक अगर हम देखें ना, तो मैंने दो कंडीशन बताई हैं, एक रिवर्स एक फॉरवर्ड। एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कम होती है, रिवर्स की ज़्यादा। दोबारा लिख ले, एक्सोथर्मिक में क्या होती है, एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड की जो एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, वो लेस होती है देन द एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड। अब यानी रिवर्स। एंडोथर्मिक में एनर्जी जो एक्टिवेशन फॉरवर्ड की होती है वो अब क्या होती है, ग्रेटर होती है, और रिवर्स की जो होती है वो क्या होती है, कम। ठीक है, पहले वाले में जो फॉरवर्ड होती है वो लेस होती है, रिवर्स ज़्यादा होती है। दूसरे वाले में एंडो में फॉरवर्ड ज़्यादा होती है, रिवर्स क्या होती है, कम होती है। ये चीज़ है, तो इसके मुताबिक ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अच्छा, अगला जो फार्मूला कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम्प्लेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी ऑप्शन ठीक है। 36 MCQs है। 36 MCQs में कहता है एक्सप्लेन करें कैटलिस्ट के हवाले से। ये मैंने आपके सामने बनाया, ए से लेके हम बी तक जाएंगे, बी से लेके सी तक जाएंगे। अगर हम ए से डायरेक्ट सी पे जाएंगे तो डी हमारे पास क्या होगा, कैटलिस्ट, यानी जो किसी भी रिएक्शन को नया पाथ देता है। ठीक है, तो मतलब जल्दी शॉर्टकट के लिए एक नया रास्ता बनता है। अगर आप लोग आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके स्टार्ट में लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 38 में वो कहता है कैटलिस्ट के हवाले से, कहता है कि जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में होता है वो इन्वर्टेज होता है। और उसके अलावा वो कहता है इंजाइम कैटलिस्ट क्यों होते हैं, उसमें सारे ऑप्शन ठीक हैं। प्योर क्रिस्टलाइन भी होते हैं, ठीक है, इनहेबिटेड भी होते हैं, उसका मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। कहता फॉरवर्ड और डायरेक्शन के हवाले से बताएं दोबारा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज द डिपेंड अपॉन द कोलिजन। देखें, अगर आपका रिएक्शन फॉरवर्ड है लेकिन उसकी वो डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। देखें बेटा, जितनी आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, जितना नमक ज़्यादा उतने उसके आयन ज़्यादा, उतनी ज़्यादा उसकी कोलिजन, और उतनी ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। जितनी आपकी कंसंट्रेशन कम उतनी आपके आयन कम, उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम। तो ए ऑप्शन ठीक है। और ये फर्स्ट 40 MCQs थे। ये ए पार्ट, बी जो है ना बाद में अपलोड करेंगे और वो ज़्यादा आसान है, यही ज़्यादा मुश्किल था। और कोई बात पूछने के लिए आप जो पूछ सकते हैं। अभी के लिए ये इतनी वीडियो देखें जो सबसे कीमती MCQs थे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे साथ शेयर किए। दुआओं में याद रखिएगा और तब तक अपना ख्याल रखिएगा।